है एवरीवन और एक ह्यूज वेलकम हमारे सभी NISM एस्पिरेंट्स को। सो क्या आप रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम के चैप्टर 3 को कंप्लीटली क्रैक करने के लिए रेडी हैं? आज हम नेविगेट करने वाले हैं द इन्वेस्टर्स डिक्शनरी। ऑनेस्टली अगर आप इन डेंस फाइनेंशियल जॉगन से थोड़ा परेशान हैं और चाहते हैं कि कोई इन्हें बिना उस बोरिंग टेक्स्ट बुक लैंग्वेज के समझा दे, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इन कॉन्सेप्ट्स को एक साथ डीकोड करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। फर्स्ट इंट्रो, इक्विटी वर्सेस डेट, उसके बाद इक्विटी मार्केट जार्गन, फिर डेट मार्केट जार्गन और टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स एक्सप्लेन्ड। देन वील मूव टू कमोडिटी मार्केट जार्गन और आखिर में फाइनल थॉट्स एंड MCQs। लेट्स गेट स्टार्टेड। Section 1. Intro. Equity versus debt. The fundamental choice every investor faces. ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। हर इन्वेस्टर के पास ना एक बेसिक ट्रेड ऑफ होता है। जब उनके पास सरप्लस फंड्स होते हैं तो क्या वो पूरा कैपिटल एक बिजनेस में लगाकर ओनर बनने का बड़ा रिस्क लें या सेफली अपना पैसा किसी को लेंड करें? सो द बिग क्वेश्चन इज इक्विटी या डेट, इन दोनों में आखिर रियल डिफरेंस क्या है? देखिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज और मैट्रिक्स में उलझने से पहले इस फंडामेंटल साइकोलॉजी को समझना एब्सोल्युटली क्रूशल है। ये कंपैरिजन वैसे बहुत सिंपल है। इक्विटी का मतलब है कैलकुलेटेड रिस्क लेना। सिंपली पुट, आप उस बिजनेस के ओनर बन रहे हैं। अगर बिजनेस चला तो रिटर्न्स लिटरली लिमिटलेस हैं, हायर रिस्क हायर रिटर्न। लेकिन डेट में आप थोड़ा सेफ खेलते हैं। आप एक लेंडर हैं, ओनर नहीं। रिटर्न थोड़ा कम होगा, दैट्स फॉर श्योर, पर स्टेबल और प्रिडिक्टेबल होगा। एज अ क्रेडिटर आपको सबसे पहले पैसे वापस मिलते हैं। सेक्शन 2, इक्विटी मार्केट जार्गन, owning a piece of the pie। अब हम थोड़ा इक्विटी साइड पर डीपली फोकस करते हैं कि जब आप ओनरशिप रिस्क लेते हैं तो उन शेयर्स को एक्चुअली इवैल्यूएट कैसे किया जाए। सबसे पहले आते हैं फेस वैल्यू और बुक वैल्यू। फेस वैल्यू को ना एक कॉन्सर्ट टिकट के ओरिजिनल प्राइस टैग की तरह सोचिए। ये शेयर का बस एक नॉमिनल स्टार्टिंग प्राइस है जो मोस्टली अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए यूज होता है, पर बुक वैल्यू बिल्कुल अलग स्टोरी है। अगर कंपनी लेट्स से आज ही बंद हो जाए, उसके सारे एसेट्स बिक जाएं और डेट्स क्लियर हो जाएं, तो जो कैश बचेगा उसको अगर आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करें तो वो है बुक वैल्यू। मीनिंग ये अकाउंटिंग बुक्स पर उसकी रियल नेट वर्थ है। नाउ मार्केट वैल्यू और रिप्लेसमेंट वैल्यू का कॉन्ट्रास्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। मार्केट वैल्यू बस वो करंट प्राइस है जिस पर स्टॉक अभी एक्सचेंज में ट्रेड कर रहा है। ये पूरा ह्यूमन इमोशंस, न्यूज़ और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पर चलता है। लेकिन रिप्लेसमेंट वैल्यू एकदम ग्राउंडेड और प्रैक्टिकल है। ये कॉन्सेप्ट पूछता है, अगर सेम कंपनी आज बिल्कुल जीरो से फिजिकली बनानी पड़े तो क्या कॉस्ट आएगी? लैंड, मशीन्स, टेक, इन सब का टोटल कॉस्ट ही आपकी रिप्लेसमेंट वैल्यू होती है। और यहाँ आती है हर इक्विटी इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंट्रिंसिक वैल्यू। दोस्तों, ये तो होली ग्रेल है क्योंकि ये पास्ट या प्रेजेंट नहीं देखता, ये डायरेक्ट फ्यूचर देखता है। एक स्टॉक से फ्यूचर में मिलने वाले सारे कैश फ्लोज या फाइनेंशियल बेनिफिट्स की आज के दिन एस्टिमेटेड ट्रू वर्थ है ये, जिसे हम डिस्काउंटेड वैल्यू भी कहते हैं। बेसिकली अगर स्टॉक का मार्केट वैल्यू इस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है तो समझ लीजिए आपको एक बहुत बढ़िया बार्गेन मिल गया। सेक्शन 3, डेट मार्केट जार्गन, बीइंग द लेंडर। सो अब हम इक्विटी वाले रिस्क से थोड़ा बाहर निकलकर फिक्स्ड इनकम साइड आते हैं, जहां सेफ्टी और स्ट्रक्चर ही गेम के मेन रूल्स हैं। दोस्तों, द क्रूशल पॉइंट इज कि हर डेट इंस्ट्रूमेंट इन 3 फाउंडेशनल पिलर्स पर खड़ा होता है। पहला है प्रिंसिपल, ये वो एक्चुअल लोन अमाउंट है जो आप दे रहे हैं। दूसरा मैच्योरिटी, वो टाइम ड्यूरेशन जब आपको आपका प्रिंसिपल वापस मिल जाएगा। और तीसरा है कूपन, ये सुनने में थोड़ा फैंसी लगता है पर ये बस इंटरेस्ट रेट बोलने का एक फाइनेंशियल टर्म है। बस इन तीनों को अच्छे से याद रखिए। सेक्शन 4, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स एक्सप्लेन्ड, वैरायटीज ऑफ डेट। आपको पता है, प्रिंसिपल, मैच्योरिटी और कूपन को थोड़ा एडजस्ट करके ना फाइनेंशियल इंजीनियर्स अलग अलग टाइप्स के बॉन्ड्स बनाते हैं। पहला है जीरो कूपन बॉन्ड। अब जैसा इसका नाम है, इसमें आपको एग्जैक्टली जीरो रेगुलर इंटरेस्ट मिलता है। तो कोई इसे खरीदेगा ही क्यों? क्योंकि ये एकदम डीप डिस्काउंट पर मिलता है। मान लीजिए आपने इसको 80 रुपीज़ में लिया, पर मैच्योरिटी आने पर इशुअर आपको पूरी 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू देगा। तो वो जो 20 रुपीज़ का डिफरेंस है ना, वही आपका सीधा प्रॉफिट है। लाइक अ स्मार्ट पजल। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्टेबल बॉन्ड, जो सच में एक फाइनेंशियल सुपर हीरो की तरह है। शुरुआती दिनों में ये आपको एक स्टैंडर्ड बॉन्ड वाली सेफ्टी और रेगुलर इंटरेस्ट देता है, पर इसकी सुपर पावर ये है कि अगर कंपनी अचानक से एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म करती है तो आप इस बॉन्ड को एक्चुअल इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं।
यानी सेफ्टी के साथ डाउनसाइड प्रोटेक्शन और ग्रोथ के टाइम अपसाइड पोटेंशियल। इट्स टोटली द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। Section 5 Commodity Market Jargon The World of Raw Materials राइट अब हम कॉर्पोरेट शेयर्स की दुनिया से थोड़ा आगे बढ़कर रॉ मटेरियल्स की फिजिकल दुनिया में आते हैं, जैसे गोल्ड, व्हीट या क्रूड ऑयल। कमोडिटीज के अंदर स्पॉट प्राइस का सिंपल मतलब है बिल्कुल आज अभी की रियलिटी। ये वो प्राइस है जो आप पे करेंगे अगर आपको डिलीवरी इमीडिएटली इसी एग्जैक्ट वक्त चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बेसिस एक सिंपल मैथ फॉर्मूला है, स्पॉट प्राइस माइनस फ्यूचर्स प्राइस। ये आज की करंट रियलिटी और कल के मार्केट एक्सपेक्टेशन के बीच का एग्जैक्ट गैप दिखाता है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स मार्केट सेंटिमेंट। ये दो टर्म्स देखिए, कंटैंगो और बैकवर्डेशन। जब मार्केट कंटैंगो में हो तो फ्यूचर्स प्राइस हमेशा स्पॉट प्राइस से ज्यादा होता है, यानी लोगों को एक्चुअली लगता है कि कमोडिटी का प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है। बैकवर्डेशन इसका बिल्कुल ऑपोजिट सिनेरियो है। यहाँ फ्यूचर्स प्राइस स्पॉट प्राइस से कम होता है, मतलब क्लियरली मार्केट को लगता है कि आने वाले टाइम में प्राइस गिरेगा। पर आखिर फ्यूचर्स प्राइसेस अक्सर ज्यादा क्यों होते हैं? इसका मेन रीजन है कॉस्ट ऑफ कैरी। सोचिए, अगर आप फिजिकल गोल्ड या टनो व्हीट आज खरीद कर 3 महीने बाद बेचना चाहते हैं तो आप उसे सड़क पर तो नहीं छोड़ सकते ना। आपको एक सिक्योर वेयरहाउस का रेंट, इंश्योरेंस और जो पैसा आपका फंसा हुआ है उसका इंटरेस्ट कॉस्ट देना पड़ेगा। इन सारे प्रैक्टिकल होल्डिंग एक्सपेंसेस को मिलाकर बनता है कॉस्ट ऑफ कैरी। आइए NISM वर्कबुक के इस एग्जैक्ट मैथ को थोड़ा और डीपली समझते हैं कि ये एक्चुअली कैसे काम करता है। मान लीजिए एक एसेट का स्पॉट प्राइस 1,02,000 रुपए है। इस पर इंटरेस्ट कॉस्ट 8% एनुअली लग रहा है और हम एक 3 महीने का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं। तो कैलकुलेशन कैसे होगी? आप 1,02,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 8% से और फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे 3/12 मंथ से। इससे आपके पास आएगा एग्जैक्टली 2,040 रुपए का कैरिंग कॉस्ट। अब इस कॉस्ट को वापस अपने ओरिजिनल स्पॉट प्राइस में ऐड कर दीजिए तो आपका परफेक्टली फेयर फ्यूचर्स प्राइस निकल आएगा एग्जैक्टली 1,04,040 रुपए। मेक सेंस? फाइनली हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, डिलीवरी। हमेशा याद रखिए, आपके डीमैट अकाउंट में जो डिजिटल इक्विटी शेयर्स पड़े होते हैं उनसे अलग कमोडिटी मार्केट एक्चुअल रियल चीजों में डील करता है। जब एक डिलीवरेबल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है ना, तो वहां एक्चुअल फिजिकल गुड्स का एक्सचेंज होता है। मीनिंग एक रियल बायर को किसी रियल सेलर से एक्चुअली ट्रक्स भर के कमोडिटीज फिजिकली मिलती हैं। नो वे अराउंड इट। Section 6 Final Thoughts and MCQs Wrapping up Chapter 3। और बस इसके साथ हमने चैप्टर 3 के सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स सक्सेसफुली कवर कर लिए हैं। इन जार्गन्स को मास्टर करना ही इस चैप्टर को कॉन्कर करने की और स्मार्टर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने की अल्टीमेट चाबी है। सो अब इस फ्रेश नॉलेज को टेस्ट करने का टाइम आ गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस चैप्टर के स्पेशल MCQs का एक लिंक दिया है, तो उसको अभी जाकर चेक करिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो, ये कुछ समझ नहीं आया हो, तो प्लीज बिना सोचे कमेंट्स में जरूर बताइए। वील एब्सोल्युटली हेल्प यू आउट। अगर आपको ये एक्सप्लेनर रियली पसंद आया और अब अपने NISM एग्जाम्स को एकदम इजीली एस करना चाहते हैं तो द फाइनेंस स्ट्रीट को जरूर फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलना। जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, इन्वेस्टिंग की इस बड़ी दुनिया में क्या हायर रिस्क सच में हमेशा हायर रिटर्न की गारंटी देता है या ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है? थोड़ा सोचिए इस बारे में। कीप स्टडिंग और हम मिलते हैं आपसे अगले एक्सप्लेनर में।